ना अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। ओके, ये भी आपकी आरएमएस वैल्यू अगर हम इसकी कैलकुलेट करना चाहें तो सेम टेक्निक, यहाँ पे भी हमको 1/√2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई नोट को, दैट इज योर ERMS। ओके, अगर हमारे से पूछा जाए कि हमारे कंट्री में जो 220 वोल्ट सप्लाई आती है तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो 220 वोल्ट सप्लाई का मतलब ये होता है कि हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, हमारे को जो ईएमएफ मिल रहा है, उसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है। इट मीन्स आपके पास ERMS ये आपके 220 वोल्ट आ रहा है। अगर हम यहाँ से पीक वैल्यू निकालना चाहें तो आपकी पीक वैल्यू हो जाएगी दैट इज ऑफ √2 ऑफ ERMS। अब √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 220 इंटू दैट विल बी इक्वल टू 311 वोल्ट। यानी हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे घर पे मिल रहा है जिसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, कायदे से उसकी पीक वैल्यू जो होती है वो 311 वोल्ट तक जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एसी जो होता है वो डीसी से ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको 20 वोल्ट का डीसी मिल रहा है एक जगह पे और आपको 20 वोल्ट का एक एसी मिल रहा है तो इसकी ये वैल्यू सिर्फ आरएमएस को रिप्रेजेंट कर रही है। कायदे से देखा जाए तो इसकी पीक वैल्यू जो होगी वो 20√2 वोल्ट होगी, यानी इतना ज़्यादा वोल्टेज होगा इसके कंपेयर में। ओके, दैट्स वाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अब बात करते हैं फेजर और फेजर डायग्राम की। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जैसे ईएमएफ और करंट की बात करें तो कोई भी रोटेटिंग वेक्टर जो होता है उसको हम इस तरीके से, कोई भी रोटेटिंग वेक्टर होता है उसको हम एक ग्राफ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इसके पीरियोडिकली चेंजेस को बता रहा होता है। ओके, सपोज करो ये एंगल थीटा है, this will be the A, so it will be A of cos theta and this will be A of sin theta। तो इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपके फेजर में भी होता है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट लेके बात करनी है। ओके, क्योंकि कोर्स में आपके वोल्टेज और करंट है। तो सपोज करो आई एम ड्राइंग अ फेजर डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सपोज दिस इज योर E नॉट, दिस इज योर I नॉट, this is your omega t and this is your phi। ओके, तो अगर E नॉट की बात की जाए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था जिसमें नीचे वाला पार्ट था उसको cos से रिप्रेजेंट किया था, वो ऊपर वाले पार्ट को sin से। तो यहाँ पे हम इस वाले पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अगर हम करंट की बात करते हैं यानी हम इस पार्ट की बात करनी है तो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ, अब कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे ओमेगा टी और यहाँ पे फाई, सो इट विल बी ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। ओके, नाउ अगर यहाँ पे I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई आता तो हम ये बोलते हैं कि करंट जो है वो ईएमएफ को लैग कर रहा है, यानी ईएमएफ से पीछे जा रहा है। बट अगर यहाँ पे I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, यानी करंट जो है वो ईएमएफ के आगे चल रहा है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका यूज़ अभी आने वाला है जब हम एसी सर्किट की बात करेंगे, प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में, तो इसका यूज़ आने वाला है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली द रेजिस्टर। ओके, हम एसी सर्किट की बात करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक रेजिस्टर हो। ओके, इंडक्टर, कैपेसिटर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सपोज दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज द एसी ई नॉट साइन ओमेगा टी, स्विच ले लो आप यहाँ पे, दिस विल बी द आर। ओके, अगर हम करंट की बात करें तो I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर ऑफ साइन ओमेगा टी, और ई नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी, सॉरी ई की वैल्यू ऑलरेडी ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के फेसेस सेम है, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यानी अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, सो सपोज ये वाला कर्व अगर ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी आ रही है E नॉट, दिस विल बी द E नॉट एंड इट रिप्रेजेंट E। नाउ I की बात करें तो E नॉट अपॉन आर, यानी ये वाली वैल्यू कम आएगी, डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू कम आएगी। ओके, बट फ्रीक्वेंसी और एंगल में चेंजेस सेम ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि देखो ओमेगा टी यहाँ भी आ रहा है, ओमेगा टी यहाँ पे भी आ रहा है, तो टाइम पीरियड सेम होगा, बट जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। कितना होगा? E नॉट अपॉन आर, और E नॉट अपॉन आर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? I नॉट, सो इट विल बी I ऑफ नॉट।
ओके ना अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट योर ई नॉट, ओके सो आई नॉट कौन सी लाइन होगी, यही लाइन आपकी आई नॉट ही होगी, ओके यू कैन से दिस विल बी द ओमेगा टी. दिस इज द फेजर डायग्राम एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेजिस्टर. ओके ना अब हम बात करते हैं वो ऐसी सर्किट जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर हो. ओके ना पहले इंडक्टर की बात कर लेते हैं. इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर को हम चोक या कोयल भी बोल सकते हैं. इंडक्टर बेसिकली क्या करता है कि अपने अंदर एनर्जी सेव करके रखता है, जब उसको एनर्जी सेव करके रखता है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. या फिर आप ये बोल सकते हो कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी सेव होती है जब आप किसी चोक कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं और उसके अंदर से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर बेसिकली एनर्जी सेव हो रही है. ओके एक और चीज़ ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर में क्या होता है कि जैसे फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स में जब चेंजेस होते हैं तो उस फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ओके जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है. और ये करंट क्या करता है, जो फ्लक्स में चेंज होने के पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको रोकता है. यानी जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ ये उसी को रोकेगा. दैट इज अबाउट द इंडक्टर. ओके जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है ये उसी फैक्टर को स्टॉप करने में अपना रोल प्ले करता है. यानी मैं जिससे प्रोड्यूस हुआ हूं मैं उसी को रोकने की कोशिश करूंगा. दैट इज अबाउट द इंडक्टर. ओके इंडक्टर का सिंबल कैसा होगा आपका, कोयल की तरह. ओके दिस इज योर ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और ये आपका इंडक्टर. ओके अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. वो ईएमएफ क्या करेगा, जितना ईएमएफ यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है इसको वो अपोज करेगा. तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसको हम बोलेंगे माइनस ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. ओके ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ. अब हम ऐसा करते हैं नेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं कि नेट इसमें कितना वोल्टेज लग रहा है. ओके या फिर आप नेट ईएमएफ भी बोल सकते हैं. तो नेट ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और यू कैन से सिंपली ई, अभी फिलहाल हम ई बोल देते हैं, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. ओके अब क्योंकि यहाँ पे तो हमने रेजिस्टेंस यूज किया नहीं है तो यहाँ पे नेट वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस पे है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज भी जीरो होगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो. सोल्व करते हैं इसको, ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी. ना अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी डायग्राम वाला पार्ट में हटा देता हूँ. आई होप डायग्राम समझ में आ गया होगा. ओके सो इसको यहां पे आते हैं, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू, सॉरी माइनस साइन हट चुका है, दैट इज इक्वल्स टू ई. सो एल और यू कैन से डी आई इक्वल्स टू एल ई अपॉन एल इंटू डी टी. ओके नाउ दिस वॉज अबाउट द डी आई. अब हमें क्या करना है, ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो. सो डी आई दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन एल डी ऑफ टी. जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू मिलेगी आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय टू. ओके ना हमें ध्यान रखना है कि पहले हम जब रजिस्टर की बात कर रहे थे तो रजिस्टर के केस में आई की वैल्यू आई नॉट सिंपली साइन ओमेगा टी आ रहा था. यानी करंट ना लैग कर रहा था ना मूव फॉरवर्ड या फिर मूव अहेड हो रहा था. करंट के फेज और आपका वोल्टेज का फेज दोनों का सेम था, बट यहाँ पे अब माइनस साइन आ गया. ओके यानी यहाँ पे करंट क्या कर जाएगा, आपका लैग कर जाएगा. तो यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ओके दिस वॉज फॉर द रजिस्टर, ये रजिस्टर के लिए था. ओके ये आपका इंडक्टर के लिए आ गया. तो हमें मालूम है दिस इज फॉर ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके क्योंकि करंट अब लैग कर रहा है तो करंट का एम्पलीट्यूड भी कम रहना है, पीछे से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से. ठीक है दिस वॉज आई नॉट, दिस वॉज ई नॉट. ओके दिस इज टी बाय टू, दिस इज टी, ये टी बाय फोर. ओके इस तरीके से देख लेना. ओके नाउ अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की.
तो फेजर डायग्राम में ये तो हमें समझ में आ गया कि E और I दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे π/2 का वेरिएशन आ रहा है। तो सपोज करो दिस लाइन रिप्रेजेंट द E0, सो यहाँ से π/2 एंगल पीछे जाना है। ओके, दिस इज द ओमेगा टी। तो यहाँ से π/2 एंगल पीछे जाना है। कितना एंगल पीछे जा रहा है बच्चों? ये π/2। तो π/2 एंगल पीछे जाओ, तो पीछे गए हम लोग इस तरीके से, तो दिस वन I0। ओके, तो यहाँ पे E0 और I0 के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ओके, ये डायग्राम हमें ध्यान रखना है बच्चों, दीज डायग्राम आर इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी डेरिवेशन में इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, डायग्राम ही इसका इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वो एलिमेंट है जो करंट को अपोज करता है या करंट की फ्लो को अपोज करता है, बट वो रेजिस्टेंस नहीं है। वो एलिमेंट है जो करंट की फ्लो को अपोज करेगा, बट वो रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने I0 की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी, दैट वाज E0 अपॉन ओमेगा एल, ये हमने फाइंड आउट किया था। और अगर हम जनरल मेथड से या फिर जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करें तो I इक्वल्स टू E अपॉन आर, तो R की वैल्यू जो कि हम रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके, जिसको हम यहाँ पे XL से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा एल। ओके, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? दैट इज 2πf इंटू एल। नाउ इसको थोड़ा देखते हैं। एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, एक्सएल की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। यानी अगर हमें रिएक्टेंस इंक्रीज करना है तो रिएक्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा? करंट क्या इजीली फ्लो होगा? नहीं, करंट को फ्लो होने में उतनी प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी करंट उतना ही कम फ्लो होगा। यानी अगर हमें एक्सएल इंक्रीज करना है तो करंट की फ्लो में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें यहाँ पे एक्सएल डिक्रीज करना है तो करंट इजीली फ्लो होगा। तो करंट इजीली कब फ्लो होगा? इसको आप इससे कंपेयर करो, यानी जब एक्सएल की वैल्यू कम होगी तो करंट इजीली फ्लो होगा। अब एक्सएल की वैल्यू कम कब होगी? जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, जब यहाँ पे क्या कम होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर हम कम करते हैं तो वहां उससे क्या होगा? एक्सएल की वैल्यू भी आपकी कम हो जाएगी, और एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट आपका क्या होगा? यहाँ पे इजीली फ्लो होने लग जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कम यानी फ्रीक्वेंसी जीरो, और फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब डीसी, यानी इंडक्टिव सर्किट में डीसी करंट इजीली फ्लो होता है, एसी में एसी फ्लो नहीं होता। अब हम जस्ट कैपेसिटर की बात करते हैं। ओके, जब सर्किट आपका प्योर कैपेसिटर हो, ओके, उसमें इंडक्टेंस नहीं हो, ना उसके अंदर रेजिस्टर हो, ओके, उसके अंदर क्या हो? सिर्फ कैपेसिटर। इसको समझने के लिए पहले हमें एक डीसी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सपोज करो हमारे पास एक बैटरी है, डीसी बैटरी है, और ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को मैंने डीसी से कनेक्ट कर रखा है, तो क्या करेगा? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी प्लस का और ये माइनस का। ओके, और ये चार्ज होता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना दोनों की पोलैरिटी अपोजिट रहेगी। प्लस यहाँ पे प्लस आ रहा है, माइनस यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन जब इसका मैं नेट वोल्टेज फाइंड आउट करूंगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाएगा जो कि हमारे द्वारा अप्लाई किया हुआ ईएमएफ के इक्वल होगा। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं हमने जितना डीसी अप्लाई किया उसके इक्वल हो जाएगा। और जब ये वैल्यू, इसकी वोल्टेज की वैल्यू, इसकी वोल्टेज की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उस केस में करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो जब नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होगा। यानी हम कैपेसिटर को डीसी से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में करंट कुछ टाइम के बाद फ्लो होना बंद हो जाएगा। कब फ्लो होना बंद हो जाएगा? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डीसी तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटर बाद में यूज में आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ओके, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज भी होता रहेगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन पीरियडिकली क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। तो कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होता रहेगा। ओके, now come to the capacity of the capacitor. It will be represented by Q upon V. Okay, so Q equal to C into V. Okay, now V की बात करते हैं, that is E naught sin of omega t. It is also represented by E here. Now Q की वैल्यू हमारी CV थी, वैल्यू पुट करते हैं, Q equal to C into E naught of sin omega t. I का फॉर्मूला में मालूम है, that is dQ upon dt. तो हमें क्या करना है? करंट निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी हमें पूरे को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे
तो हमारे पास I की वैल्यू आएगी ओमेगा सी ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. सो I इक्वल्स टू फाइनली I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अब इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा था कितने एंगल, माइनस पाई बाय 2 या फिर पाई बाय 2 लैग कर रहा था. यहाँ पे करंट आगे की तरफ मूव करेगा, कितने एंगल से आगे मूव करेगा, पाई बाय 2 एंगल से. तो यहाँ पे अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, दिस विल बी द ई नॉट, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेना, दिस इज द ओमेगा टी एंड दिस विल बी द आई नॉट. ओके, ये कैपेसिटर के लिए है. ये इंडक्टर के लिए है, ध्यान रखना बच्चों. और ये रेजिस्टर के लिए. ओके, अगर हम यहां पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, दिस इज योर ई नॉट, करंट अब ऊपर से मूव कर रहा है ऐसे. ओके, एंड दिस इज योर आई नॉट. नाउ अगेन द सेम थिंग, अगर हमसे करंट के फॉर्मूले की बात की जाए, सो इट विल बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ओमेगा सी. ओमेगा सी को अगर हम नीचे लिखें तो इट विल बी 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी जो यहाँ पे रिएक्टेंस है वो 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होगा. कंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस आ रहा था वो आपका ओमेगा एल के इक्वल आ रहा था. सो स्टूडेंट, इट वॉज द ओनली पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. रिमेनिंग पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ.